नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज थोड़ा घबराया सा हूं भाई, कहीं ऐसे ना हो मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कल को खुदा न खास्ता हम भी इस फेक न्यूज़ या न्यूज़ की गिरफ्त में आके फंस जाएं। छोड़ो, जो हो रहा है होने दो, हमको क्या, जो कुछ होता है इस मुल्क में उसको होने दो, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पर हम अपनी साख शायद बचा ना सकें। अभी मैं देख रहा था ये आर्टिकल स्विस सिगरेट्स के बारे में, तो ये OCCRP यानी कि जो इदारा है उसने शाया की है लिस्ट उन लोगों की जो कि क्रेडिट स्विस के चक्कर में पकड़े गए या उनके नाम आ गए। पकड़े गए क्या, नाम आ गए उनके, तो उनकी आइडेंटिटीज़ भी डिस्क्लोज हो गई। जाहिर बात है, थोड़ा वही बोल रहा हूँ, थोड़ा घबराया हूँ, थोड़ा परेशान हूँ। उसकी वजह यह है कि जो अभी तक के नाम आए हैं उसमें ऐसी तवक्को की जा सकती है कि शायद उसमें पाकिस्तानी भी हों, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसमें जिन पाकिस्तानियों का नाम है और सर फहरिस्त जिनका नाम है, और सबसे पहला जो मैं ये आर्टिकल देख रहा हूँ, ये आर्टिकल का टाइटल बता रहा हूँ भाई, नाराज़ ना होइएगा। टाइटल है ये OCCRP की ऑफिशियल वेबसाइट पे, बैंक ऑफ स्पाइज क्रेडिट स्विस केटर टू ग्लोबल इंटेलिजेंस फिगर्स। अगर समझते तो गए होगे। तो पहला नाम किसका लेना नहीं, खबरदार। आगे चलो, बात कुछ ऐसी है भाईजान के पाकिस्तानियों के बैन अल-अक़वामी सतह पर बहुत सारे अकाउंट्स हैं भी, निकल भी रहे हैं, माजी में भी निकले हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इस तरह का कोई डिस्क्लोजर होता है तो उसमें क्राइसिस या क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले ये कहते हैं सहूनी साजिश है, सहूनी साजिश हो गई। ये सहूनी साजिश है कि पाकिस्तानियों ने अपने पैसे जाके दूसरे ममालिक में रख दिए या पाकिस्तानियों ने दूसरे ममालिक में जाकर अपने अकाउंट खोल लिए। ये सहूनी साजिश है। सहूनी साजिश ये है, यानी अपने मुल्क में पैसा रखने के बजाय लोगों ने पैसे जाके किसी और मुल्क के अंदर रख दिए और उनके नाम सामने आ गए। ये सहूनी साजिश है। मैं ये समझा नहीं। देखिए असल में बात यह, और यह बैन अल-अक़वामी साजिश पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने यह साजिश की कि उन लोगों के नाम बता रहे हैं कि जिन्होंने हमारे मुल्क से पैसा निकाल कर दूसरे ममालिक के अंदर मुंतकिल कर दिया। नहीं गलत बोल रहा हूं। देखिए असल बात यह है कि मैं फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने वही बता रहा हूं ना कि असल में ये हाथ बांधते जा रहे हैं कि जी सहाफ़ी कोई बात करे तो उसको फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में ना ले आए तो फिर पकड़ लें तो बंद कर दें। देखिए इस तरह की चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। एक हमारे बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब। ये माजी में आपको पता होगा, ये अभी तो नवाज शरीफ साहब के साथ होगा, नवाज शरीफ साहब ने इनका बड़ा ख्याल भी रखा, लेकिन इससे पहले इनको नवाज शरीफ साहब इतना पसंद मैंने जो सुना है नहीं करते थे। और ये एक सहाफ़ी होने के नाते एक मैं कहूँगा रिसाले के मुदीर थे और ये एडिटर ऑफ मैगजीन। सॉरी, उर्दू थोड़ी खालिस बोलता हूँ मैं। तो बात कुछ ऐसी है कि ये एक रिसाले के मुदीर थे और कुछ ये चीज़ें लिखा करते थे नवाज शरीफ साहब के मुतालिक, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टफ होती थी, रफ होती थी, और वो नवाज शरीफ साहब को नागुज़ीर गुजरती थी। तो ये भी ज़ेर अताब रहे। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जो कवानीन आप बनाएंगे दूसरों को विक्टिम बनाने के लिए, दूसरों को विक्टिमाइज करने के लिए, दूसरों को टारगेट करने के लिए, वो आप ही के सर पे आके पड़ेंगे। ये बैन अल-अक़वामी उसूल भी है, पाकिस्तान में भी लागू है। देखिए मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। एक ख़ास किस्म के कवानीन पास किए जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, लंदन में बैठ के प्रोग्राम देखते हैं, जिन लोगों को यकीन ना आए फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पूछ लें, देखते हैं कि नहीं देखते। तो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर प्रोग्राम देख रहे हैं। उस ज़माने में टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी, और बिलखुसूस सिंध के जो शहरी इलाके थे वहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इन्होंने फिर ख़ास किस्म के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कवानीन पास किए, और वो कवानीन बड़े सख्त नौइयत के थे, और उसके लिए दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी कोर्ट्स भी बनाई गई, ATCs, ठीक है,
बाद में क्या हुआ कि जब इनकी हुकूमत गई तो परवेज मुशर्रफ साहब भी प्रोग्राम देख रहे हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, वही प्रोग्राम देख रहे हैं। परवेज मुशर्रफ साहब ने प्लेन हाईजैकिंग केस के अंदर उसी कानून और उन्हीं कोर्ट्स के जरिए नवाज शरीफ साहब को वही लांडी जेल, ये वो खारी। देखें, ये आप याद रखें, मेरी ऐसी राय है, मैं तो इनका हामी हूं ना। देखो फैक्ट है, तनकीद जितनी भी कर लूं, ये लोग जानते हैं पीटीआई वाले कि मैं इनका हमदर्द हूं, सही है। मैं इनको समझा रहा हूं कि इस तरह के कवानीन आप नहीं लाओ, मसाइल पैदा होंगे। अब देखो मेरा मुंह बंद है, मैं कह नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि आज आप हमें चुप करा लोगे, कल इन्हीं कवानीन को ये आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। यहां पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू अपनी जारी बात करेंगे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर किस तरह पैसे दूसरे ममालिक में मुंतकिल। घबराहट तो होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, लेकिन पता नहीं क्यों हो नहीं रही, क्योंकि सच बोलना मैं कभी छोड़ नहीं सकता। मैंने आपको बताया था नाजरीन कि एक दफ़ा मुझे एक बुज़ुर्ग एक दावत में मिले और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी मदद करने पर उन्होंने मुझे एक दुआ दी, और वो दुआ ये थी कि जब भी टीवी पर आऊँगा मुँह से सच ही निकलेगा। इसी चक्कर में कभी कभार फंस भी जाता हूँ, बुरा भी लगता है मुझे, लेकिन क्या करूँ, ये एक ऐसी कमज़ोरी है जिससे छुटकारा मुझे मिल नहीं सका। आप इसको कमज़ोरी समझ लेंगे। पाकिस्तान में सच बोलना कमज़ोरी है, झूठ बोलने वाला आदमी कामयाब है, झूठा शख्स कामयाब है, फ्रॉडिया कामयाब है, चिटर कामयाब है, ऐसे लोग कामयाब हैं जिनके स्विस अकाउंटों में पैसे निकलते हैं, ऐसे लोग कामयाब हैं जिनके पेंडोरा पेपर में नाम आते हैं। नाजरीन, ऐसे फ्रॉडिये, चीटर, 2 नंबर करप्ट लोग कामयाब हैं जिनके पानामा पेपर्स में नाम आते हैं। कैसा टेक्निकल मारा है, यकीन करो। हुकूमत भी कुछ नहीं कह सकती, अपोजिशन भी कुछ नहीं कह सकती, हम पे कदगन नहीं लग सकेगी। हमें कहना, सच कहने का तरीका आता है। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अली मोइन नवाजिश साहब, और बड़े ही बहादुर आदमी इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें इन्होंने भी ऐसी की हैं माजी के अंदर कि जिसकी वजह से, बहादुरी की वजह से ज़्यादा मशहूर हुए हैं। फ़हम और दानिश भी रखते हैं, लेकिन इन्होंने गोरों से मेडल लेने से इनकार कर दिया था। ये इनकी बुनियादी वजह शोहरत बनी। फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया कि बंदा कौन है, और उसकी फ़हम व दानिश और जिसे आप कह सकते हैं सोच व फ़िक्र सुनी और इम्प्रेस हुए। आजकल बैरून मुल्क मुकीम हैं, तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, तालीम हासिल भी कर रहे हैं, तालीम बांट भी रहे हैं। वेलकम करता हूँ आपको अली मोइन नवाजिश साहब। थैंक यू सो मच। अली मोइन नवाजिश साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि ये स्विस लीक्स आ गई हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं घबराया नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि अब मेरे ख्याल वी आर अंडर वेरी जिसे आप कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटनी। लेकिन यह है कि बाय एंड लार्ज जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ भी ब्रेक में डिस्कस हो रही थी। क्वाइट अ फ्यू पाकिस्तानीज आर देयर। मैं चाहूँगा थोड़ा जो कुछ आपने पढ़ा, सुना, देखा, उसके मुतालिक आप हमारे नाजरीन को बताइए। स्विस, ये जो एक आप समझें स्विस लीक्स कह लें, स्विस सिगरेट्स कह लें, इसके बारे में जी। देखिए, स्विट्जरलैंड जो है वो अगर किसी को नहीं पता हो, वो अपने बैंक सीक्रेसी लॉज की वजह से मशहूर है। यानी वहाँ के बैंक्स जो हैं वो कभी रिवील नहीं करते कि किसके पैसे हमारे पास हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, किसका डिपॉजिट कितना है, चाहे कितना सख्त उनसे ना पूछा जाए, कौन पूछना रहा हो। बड़े सख्त स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ये स्विट्जरलैंड के कवानीन हैं। तो अब इन बैंक सीक्रेसी लॉज का दुनिया भर से लोग फायदा उठाते हैं। अब देखें, किसी का बात यह है कि किसी के लेजिटिमेट पैसे हैं तो वो ऐसी जगह क्यों रखेगा जो मशहूर ही इसलिए है कि वहां पर चीजें छुपा के रखी जाती हैं। वो ऐसी जगह क्यों रखेगा कि जहां उसे पता है कि उसके पैसों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, कहीं आगे पीछे नहीं जाएगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये कॉन्टेक्स्ट कि जी बिल्कुल सही है
कि जब तक आप प्रूव ना कर सकें कि पैसे इलिसिट तरीके से आए या गलत तरीके से आए, वहां पर पड़ा हुआ सारा पैसा गलत नहीं होगा। लेकिन ये सवाल उठाना इसलिए जायज है क्योंकि पैसा ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जहां पर जनरली जिस तरह जिम्बाब्वे के कोई वो डिक्टेटर्स और दूसरे ममालिक के लोग, हम अपने मुल्क के जी लोगों जी। का तो नाम नहीं ले सकते लेकिन बाकी के लोगों का तो ले ही सकते हैं। अपनों का नहीं लेना तो भाई, दूसरों को गालियां बकें, बुरा भला कहें, मुगल्लजात बकें, हाँ आप कोई मसला नहीं। अपनों का नाम आपने लेने ना, वो नो गो एरिया आपके लिए। जी। हाँ, वो नो गो, ये और तो अगर आप अब ले भी लेंगे, बेसिकली अच्छा मुझे सच बताएं अली मोइन नवाजी साहब, अगर आप ले भी लेंगे तो हम यहाँ बैठ के क्या उखाड़ लेंगे? आप मुझे बताएं, जिनका नाम पानामा पेपर में आया हमने उनका क्या उखाड़ लिया, बल्कि और जिनका नाम पेंडोरा पेपर में आया वो तो दबाई दी बात। आप देखें पेंडोरा पेपर की वजह से कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट पाकिस्तान को हुई। हुकूमत पाकिस्तान में सबसे अहम ओहदेदार ये कहता है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी। आप मुझे बताएं कोई इन्वेस्टिगेशन आपने देखी पेंडोरा पेपर के अंदर जिन लोगों के नाम आए वो पब्लिश हुई हो? और अब स्विस सिगरेट्स आ रहे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जी जी, क्या कहते हैं? देखिए, मसला ये है कि ना पेंडोरा पेपर पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और पैनामा में भी एक इन्वेस्टिगेशन के अलावा शायद ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। इशू ये है कि जिन लोगों के नाम आते हैं वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, वही सब जगह बैठे होते हैं, तो फिर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे करें? और ये हमारे मुल्क का अलमिया है। और ये जो पैसे हैं, देखें, इन वन वे और दी अदर ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये पैसे जिन जिन लोगों के वहां पर हैं वो कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, क्योंकि हम नस्ल दर नस्ल इस चीज से नहीं गुजर सकते। अगर आप कंडोन करेंगे कि आप निकालें पैसे बाहर ले जाएं और पाकिस्तान में आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो आप पाकिस्तान को हर्ट करते हैं। हम चंद अरब डॉलर्स के लिए कहाँ कहाँ आईएमएफ की क्या क्या सख्त शराइत मानते फिरते हैं, लोगों के ऊपर महंगाई के बम फोड़ देते हैं, गरीब लोगों का जीना हराम कर देते हैं, और वहाँ इतने बिलियंस जो हैं हमारे वो बाहर पाकिस्तान से चले जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। तो ये सवाल इस गरीब आवाम से उठाने चाहिए, गरीब आवाम को पूछना चाहिए कि ये क्यों है। और उसके अलावा देखें, आप ये भी समझें कि पाकिस्तान में तो ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, डायरेक्ट सर आप टैक्सेशन क्या तो है ही बात कम। करें, ज्यादातर गरीब आवाम के जहन पे सिर्फ आमिर लियाकत की तीसरी शादी छाई हुई है। ये थोड़ी ये मौजूआत के ऊपर सोच सकते हैं। इनका कोई, देखें दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो वहां के इंटेलेक्चुअल्स ही जो हैं वो कार्व आउट करते हैं मुल्क का फ्यूचर। हमारे मुल्क के अंदर जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं बेसिकली दे आर कार्विंग आउट द कंट्रीज फ्यूचर। ये गरीब आवाम की क्या हैसियत है? दुनिया में कहीं पर भी गरीब आवाम की हैसियत नहीं। इनसे क्या सवाल पूछूं? इनकी तो यही, अभी तक इनको यही समझ में नहीं आ रही कि वो गुजार रहा है और ये काट रहे हैं। आपको पता है इनका तो ये मीम बनाते रहते हैं। इनकी सोच और फिक्र क्या है? इनकी लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है? जी देखिए, इनकी ये लेवल ऑफ थिंकिंग आपने बाय डिजाइन रखी ना, जब आपने इनको तालीम नहीं दी, जब आपने इनसे तालीम छीन ली। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? जो फ्री की तालीम मिलती है उससे क्या सोचने की सलाहियत आप लोगों में पैदा करते हैं? ये तो बाय डिजाइन एक रिग्रेशन आपने रखी अपने लोगों के साथ कि वो ना सोचें, ना वो सवाल करें, और ना उनके पास पावर आए। ये भी एजेंसी छीनने का एक बड़ा थर्ड वर्ल्ड में वो माना हुआ तरीका है कि आप उनकी सोचने की सलाहियत ले लें ताकि वो मेन इश्यूज के ऊपर सवाल ना करें और उनको नॉन इश्यूज की तरफ आप लगा दें। और ये रिडक्शनिस्ट आर्ग्यूमेंट जो आप इनको देते रहे और लोग ये सुनते रहे और फिर जिंदगी उनकी इतनी मुश्किल कर दें कि वो उनको अपनी 2 वक्त की रोटी की पड़ी हो और वो ये सवाल ही ना पूछें कि स्विस अकाउंट क्या हुआ और वो क्या हुआ, और पैसा जबकि हालांकि इन्हीं की जेबों से निकल कर गया। बिल्कुल गया, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन यह है कि जैसे आपने कहा कि हमने इनको लाइवलीहुड की दौड़ धूप में लगा दिया, ये उसमें अपना वक्त सर्व कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अली मोइन नवाजी साहब, आपसे एक अजीब व गरीब सवाल पूछूंगा। मेरा ताल्लुक भी शोबा तालीम व तदरीस से है। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इसी उम्र के स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूँ, यानी नौजवान जवान, आपकी उम्र से शायद थोड़े कम या आपके बराबर हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि दुनिया के बारे में उनका क्या फ़लसफ़ा है। यकीन करें, कोई चांद के बारे में बात करेगा, कोई सितारों के बारे में बात करेगा, कोई मरीख पे जाने के मुतालिक बात करेगा, कोई बात करेगा कि दुनिया को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कल रोबोट दुनिया में आ जाएंगे, एआई क्या है। वहाँ पर डिस्कशन करने का मज़ा आ जाता है, इस तक कि आपका ऊबर ड्राइवर या लिफ्ट का ड्राइवर भी आपसे इतनी मंतकी और पते की बातें करता है। यहाँ पर मसला कुछ और है सर, माजरत बुरा ना मानना, इसको ज़रा गहराई से स्टडी करो फिर बताओ। जी
जी, मसला आपने जो बात की कि लोग सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पर बेसिकली अब मैं खुद बाहर बहुत अरसा रहा हूँ, अभी भी पीएचडी कर रहा हूँ। इशू ये है कि एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन आपने सोसाइटी को देना है। अब यहाँ शायद ही डेवलप्ड वर्ल्ड में कोई बंदा हो जिसने हाई स्कूल पूरा ना किया हो। ये कंपलसरी है, लॉ है। बच्चा हाई स्कूल नहीं जाएगा, पुलिस पकड़ के उसे स्कूल छोड़ के आएगी। माँ बाप बच्चे को हाई स्कूल नहीं भेजेंगे तो उनके ऊपर केस होगा कि आप क्यों नहीं भेज रहे। तो एक जब बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन आपने दे दी तो सोसाइटी के अंदर शऊर भी आता है, समझ भी आती है। हमारे यहाँ तो बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन दी क्या, दिहाई पर दिहाई उसका मयार खराब होता जा रहा है। यानी आज से 30 साल पहले जो एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था उसको बेहतर मयार तालीम मिली थी उस बच्चे से जो आज पढ़ रहा है। तो आप उनको एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी, साइकिल ऑफ इलिटरेसी के अंदर उनको आपने ऐसा दफना दिया है कि वो आपसे क्या सवाल पूछें। आप बस उनके पास जाएं, अपने मकासद पूरे करें, वोट लेने हैं वोट लें, उनकी जेबों से इनडायरेक्ट टैक्सेस मोबाइल से लेकर किस किस चीज तक आप निकालें और वो पैसे फिर स्विट्जरलैंड भेज दें। इससे अच्छा मॉडल पाकिस्तान की इलीट के लिए क्या है? बुरा ना मानिएगा, अच्छे बुरे लोग तो हर मुल्क में होते हैं। आप जहां पर हैं वहां भी अच्छे बुरे लोग होंगे, लेकिन वहां पर एक पिरामिड है, यानी कामयाब लोग उस पिरामिड के सबसे ऊपर। यहां पर वो इन्वर्टेड पिरामिड है। जो जितना नालायक है वो उतना कामयाब है, जो जितना लफंगा है उतना कामयाब है, जो जितना लुच्चा है उतना कामयाब है। यह मसला पाकिस्तान का कि वी आर एन इन्वर्टेड पिरामिड। The people who would be considered at the bottom of that pyramid in United States or developed world are at the top of the pyramid here in our country. This is the problem. Let's take a short break. लो जी, आ गए वापस आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। और बात बड़ी ही अहम मौजू पर हो रही है, स्विस सिगरेट्स के ऊपर, और बड़ी गौर तलब बात हो रही है। अली मोइन नवाज़िश साहब हमारे साथ हैं और उनसे गुफ्तगू का महवर यही है कि हमारे यहाँ होना वोना तो कुछ है नहीं, और अब तो बिलखुसूस जिस तरह के मौरूज़ी हालात हैं, इसमें मैं आपको ये चीज़ वाज़े करके बता दूँ कि अली मोइन नवाज़िश साहब इस मामले पे कोई ख़ास पेशरफ्त इस वजह से भी नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा घबराहट ये भी होती है कि शायद कोई ऐसा नाम आ जाए जो कि अभी मौजूदा हुकूमत में शामिल हो। अपोजिशन के नाम हो तो ठीक है, फिर तो हुकूमत के पास ये जवाज़ पैदा हो जाएगा कि वो इसको इस्तेमाल करके उनके करप्शन के स्कैंडल एक्सपोज करें या उन पर करप्शन के नए इल्ज़ामात लगाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा घबराहट इस तरह के पेपर्स पब्लिश हो जाने के बाद या इस तरह के दस्तावेज़ात सामने आ जाने के बाद ये होती है कि जैसे आप और मैं चेहरे से बिल्कुल पुरसुकून लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग इस वक्त अपर एचेलॉन्स ऑफ वर्ल्डली पावर होंगे वो इसी तरह पुरसुकून होंगे, वो घबराए ही होंगे कहीं हमारा नाम ना आ जाए। तो इस मामले को आप देखिएगा, पाकिस्तान में एक तो कवर अप कर दिया जाएगा और रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन वही आपकी बात कि ये आम आवाम का अगर ये पैसा है तो फिर ये लौटाएगा कौन वापस, क्योंकि पहले तो कहा गया था लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्यों? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए ज़रा मेहनत भी चाहिए होती है। आपको प्रूव करना होता है कि ये लूटी गई, उसके लिए आपको प्रोसिक्यूट करना होता है। फिर जाके दूसरे मुल्क जो आपका पैसा दबा के बैठे होते हैं वो आपको वापस करते हैं। तो चलें, अगर आप लूटी हुई दौलत वापस नहीं ला सके, मुश्किल काम है, दूसरे ममालिक ने कोऑपरेट नहीं किया, तो आप ये तो ज़रूर सवाल कर सकते हैं कि मज़ीद दौलत बाहर जाने से आपने कैसे रोकी? लूटी हुई, देखें, जिसका टैक्स पेड ऑनेस्ट मनी है वो उसके साथ जो मर्जी करे, उस पर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, उसकी कमाई है। लेकिन जो करप्शन का पैसा है, क्या करप्शन खत्म हो गई? नहीं हुई, बल्कि काफी सारे इंडिकेटर्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तो यही बताते हैं कि बढ़ गई। तो वो उधर जो आप काम कर सके हैं वो तो आप करें। तो इसका मतलब यही है कि एक जो एलीट कैप्चर की बात होती है कि पाकिस्तान एक टोटली एलीट कैप्चर हुआ है, और जो करने वाले हैं वो अपने खिलाफ क्यों एक्शन लेने वाले हम सिचुएशन के अंदर आ गए हैं, तो कुछ भी नहीं होगा।
और फिर देखिए बेहिसी का आलम है ना। हमें ये बताया जाता है जब आवाम पिस रही होती है महंगाई के अंदर, तो हमें ये बताया जाता है कि देखिए जी दूसरे ममालिक में भी बड़ी महंगाई हो रही है, अमेरिका में भी और कनाडा में भी बड़ी हो रही है। लेकिन आप ये तज़किरा बिल्कुल नहीं करते कि जी उधर की पर कैपिटा इनकम या इवन इंडिया की और पर कैपिटा इनकम और आपकी पर कैपिटा इनकम में कितना फ़र्क है। जो आप प्राइसेस दे रहे हैं वो दूसरे ममालिक के लोग अगर उससे हल्की सी महंगी भी दे रहे हैं तो आपसे दुगनी तिगनी और मल्टीपल टाइम ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं। तो ये एक तो लूट मार भी है और उसके साथ बेहिस्सी भी है। ये दोनों मसले जो इकट्ठे हो गए हैं ये बड़े डेट्रीमेंटल हैं हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ में खैर लाना तो नहीं चाह रहा था डिस्कशन में, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ, मैं आपके सामने लाता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अभी कुछ कवानीन ऐसे लाए जा रहे हैं ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि जिनके ज़रिए फ़ेक न्यूज़ तो गलत चीज़ है, किसी की किरदार कशी करना गैर मुनासिब चीज़ है, कभी करनी भी नहीं चाहिए, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। इसीलिए मैं कभी किसी के ऊपर इनफरादी तनकीद वैसे भी नहीं करता, मैं पूरी सोसाइटी इन जनरल या पूरा जैसे आप कह सकते हैं कि पूरे डायस्पोरा के ऊपर जो है वो तनकीद करता हूँ एज अ कलेक्टिव, ताकि जो है ना वो किसी के जज्बात को ठेस ना पहुँचे। तो बट once you bring in such laws that will restrict the freedom of press, what signal will it send to the international world, one, and two, what impact will it have in a country like Pakistan where journalists are already vulnerable and they are trying to highlight the problems such as corruption, inequality, injustice, social injustice, crimes against the vulnerable in our society and our culture। तो आप मुझे खुद बताएं कि ये फिर ये तो कानून का गलत इस्तेमाल किया कि कल ये गवर्नमेंट तो चली जाएगी, मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि पीटीआई विल गो अवे, वंस दे विल बी गॉन देन दिस लॉ विल बी मिसयूज्ड बाय द फ्यूडल्स ऑफ दिस कंट्री। क्या कहते हैं आप? जी मैं तो कहता हूँ कि अगर इस लॉ को आपने इम्प्लीमेंट करना है तो शायद पीटीआई के सोशल मीडिया सेल जो हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा केसेस बने। देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट कल्चर है जो किरदार कशी का आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह के लॉज लाएं जिसमें आप कहें जी 6 महीने में केस का फैसला करें, बेल भी नहीं है, अरेस्ट ऑन कंप्लेंट है, आप ये कहें कि जो है आपने इसको इतना वो स्ट्रिक्ट बना दें कि बंदा कुछ फिर कहे ही ना कि भाई ये मेरे ऊपर कंप्लेन होगी, मैं जेल चला गया, फिर जब तक मुझे जमानत भी नहीं मिल सकती तो मैं क्या करूँगा। तो एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का आप लाफिंग स्टॉक बनेंगे। फिर जब आप डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो इतनी सारी बड़ी टेक कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना था, क्यों किसी बड़ी टेक कंपनी ने अपना अभी तक पाकिस्तान में ऑफिस नहीं खोला? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ इस तरह के कवानीन बनते हैं, फिर उनके डायरेक्टर्स यहाँ पर आप उनको जेल में डाल देंगे, आप कहेंगे ये चीज़ हटाओ, ये करो, वो करो, तो वो इसलिए नहीं आते। हालांकि वो बाकी सब ममालिक में जाते हैं। नहीं आया था, बिल गेट्स आया था, ऐसे नहीं कि बिल गेट्स आया था, काफी देर बैठा है, बिल गेट्स आया था कि आप पोलियो खत्म नहीं कर सकते। बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट से कोई लेना देना नहीं रहा। बिल गेट्स अपनी फाउंडेशन चलाते हैं, पोलियो के सिलसिले में आया था, फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए। फिलैंथ्रोपिस्ट है और इसलिए आया था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप उन दो ममालिक में से रह गए हैं जहां पर अभी भी पोलियो है। अभी अफ्रीका में वो आया कि सिंध का जो वाइल्ड पोलियो स्ट्रेन है वो वहां हमने इंपोर्ट किया। अब देखें ये हालात आ गए हैं कि अफ्रीका में पोलियो खत्म हो गया है और हम वहां पर पोलियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम दुनिया में किस जगह आ खड़े हैं। तो हम जब इस तरह के कवानीन और लॉज बनाते हैं तो हम दुनिया का बड़ा सिंपली लाफिंग स्टॉक बनते हैं, हम सेल्फ सेंसरशिप इनकरेज करते हैं। और यही जो शॉर्ट टर्मिस्ट हमारी थिंकिंग है, अपने पाँव पे मैंने जो आज कॉलम भेजा है वो इसी के ऊपर भेजा है। मैंने यही लिखा है कि अपने पाँव पर हमारी सियासी जमातें खुद कुल्हाड़ियां मारती रहती हैं। और सिर्फ ये पीटीआई नहीं है, देखिए नून लीग ने भी जब ये लॉ लाए उन्होंने ये करने की कोशिश की, उस वक्त यही पीटीआई यही प्रॉब्लम फेस की। मैं वक्त मुख्तसर था और ये साफी मुझे साफी मानते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके हक में बात कर लेता हूँ, इट्स ऑल राइट। लेकिन यह कि मैं आई टेक टाइम, आई एम द वॉइस ऑफ द एजुकेटेड इन दिस कंट्री and I will continue so whether people accept it or they don't. We wait for your messages on Facebook. Ali Nasir हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।